वेलकम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट क्लास में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन टॉपिक को स्टार्ट करा था और इस फर्स्ट मेथड से हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को समझा था। ठीक है, तो अब हम समझेंगे नेक्स्ट मेथड कि और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप इसको समझ सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू मेथड 2। तो मेथड 2 है बाय थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो with the help of thermodynamics you can understand the depression and freezing point। ध्यान से समझना है अपने को। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अपने को सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रखा है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, तो मतलब अपने को लिक्विड से जाना है किस पर? सॉलिड पे। क्लियर है? तो फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच होता है उसे मैं क्या बोलता हूँ? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर? एंड आप जानते हो कि फॉर अ फेज चेंज जो एंट्रोपी चेंज होता है ना, डेल्टा एस फॉर द सिस्टम इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। तो यहाँ फ्यूजन है अपन में एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे फेज चेंज हो रहा होता है। तो किस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं? एट द फ्रीजिंग पॉइंट, और यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि हम लिक्विड से सॉलिड लिखे हुए ना, मैंने तो फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा हूँ। सॉलिड से लिक्विड कहता तो मेल्टिंग पॉइंट कह देता है ना। तो अब ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले के बेसिस पे और थोड़ा बहुत एक दो चीजें और लगा के हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझेंगे। तो अगेन वही सेम बातें कि एज वी नो दैट द सॉल्यूशन इज आइडियल, दैट मींस एंथैल्पी ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल। समझ में आ रहा है क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में, सेम ही रहने वाला है ना, तो एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। अब मैं बात करूं एंथैल्पी ऑफ सॉलिड। भाई सॉलिड तो, सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत कम होती है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्यों कम होती है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक हैं, ज्यादा इधर उधर मूव नहीं कर सकते, तो उनकी एंथैल्पी, उनकी एनर्जी कम है। गैस के पार्टिकल्स या जो वेपर्स थे, वो पार्टिकल्स इधर उधर भाग सकते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी या हाई एनर्जी होती है, तो इसलिए पिछले केस में मैंने एंथैल्पी ऑफ वेपर्स को ऊपर बनाया था, यहाँ पे मैंने सॉलिड को नीचे बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में है कि आप चाहे सॉल्वेंट से सॉलिड पे जाओ या सॉल्यूशन से सॉलिड पे जाओ, तो डेल्टा एच वुड बी सेम। डेल्टा एच वुड बी सेम, एंथैल्पी फ्यूजन सेम रहेगा। तो मतलब अब फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा सिस्टम का? वो डिपेंड करेगा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम पे। ठीक है, अब एंट्रोपी चेंज देख लेते हैं। ये बना दिया मैंने एंट्रोपी किसकी? सॉल्यूशन की ज्यादा होती है ना, आप जानते हैं इस बात को। सॉल्वेंट की क्या होती है? कम, है ना? क्योंकि वही ना, सेम बात, सॉल्यूशन में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो रैंडमनेस ज्यादा है, सॉल्वेंट में कम है तो रैंडमनेस कम है, तो एंट्रोपी भी कम है सॉल्वेंट की। बट पिछले केस में हमने वेपर्स बनाना था, इस केस में सॉलिड बनाना है, फ्रीज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस ऑफ सॉलिड। अरे बात समझ में। अब मैं अगर बात करूं, अगर आपको सोलवेंट को, प्योर सोलवेंट को फ्रीज करना है, प्योर सोलवेंट से सॉलिड में जाना है, तो ये उसका डेल्टा एस है। दूसरा, आपको सॉल्यूशन से फ्रीजिंग करनी है तो उसका एंट्रोपी चेंज तो बहुत ज्यादा है। तो एंट्रोपी चेंज किसका ज्यादा? जब मुझे सॉल्यूशन से सॉलिड बनाना होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होगा? कम। तो डेल्टा एस ज्यादा है और सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस ज्यादा फॉर फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? कम। डेल्टा ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। क्लियर है? तो इसलिए हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्यों फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है? ये एंट्रोपी के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया। अब इसमें थर्ड बात से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको फिर से नोट करके बता देता हूँ कि ध्यान रखना, जब आप फ्रीजिंग करते हो ना,
फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग पता है किसकी होती है? ओनली सोलवेंट की होती है, ओनली सोलवेंट की, सोल्यूट की नहीं होगी। बताया था ना कि हमारा सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो अपने फेज को चेंज नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो जिस फेज में है आपका जो सॉलिड है उसी फेज में पड़ा रहेगा। ओनली सॉल्वेंट की फ्रीजिंग होती है फ्रीजिंग पॉइंट वाले टॉपिक में, और ऐसी बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में ओनली सॉल्वेंट की क्या होती है? वेपोराइजेशन होती है। क्लियर है ये बात? है ना? अब मैं थर्ड मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर समझ में आ जाए तो इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। ठीक है, देखना फेज डायग्राम से समझेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है मेरा। ठीक है, तो अपने को इस बार इस कर्व का काम है ना, सॉलिड लिक्विड। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना ध्यान से। मुझे पता है कि 1 atm प्रेशर पर तो मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना होता है? 1 atm प्रेशर पर। ठीक है, इतना होता है ना। ये वो टेम्परेचर है जहां पर जो वेपर प्रेशर होगा सॉलिड फेज का वो बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज के। तो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बुक्स में नहीं लिखा, थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ। और ये दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट विच इज 0.0075 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ध्यान से समझना है अपने को। अब जब तुमने क्या करा, इस जो भी तुम्हारे पास ये लिक्विड था उसमें तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो हुआ क्या? ये प्रेशर घट गया। सेम वही चीज, घट गया ना प्रेशर। ये पी नोट था, दिस इज पी नोट, नाउ दिस इज पी एस, प्रेशर ऑफ सिस्टम, सॉल्यूशन कह लो। अब मुझे तो प्रेशर वापस कितना लेके जाना है? कितना लेके जाना है बताओ? वापस 1 atm तक लेके जाना है ना। तो अब मैं अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, अगर मैंने देखो टेम्परेचर को ऐसे बढ़ाया, सोचना, तो क्या मैं, तो मुझे बताओ क्या मैं कभी भी सॉलिड की तरफ जा पाऊंगा क्या? क्योंकि यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मैं तो आगे जा रहा हूँ ना लिक्विड और गैस की तरफ। बट ना, अपने को तो कहाँ जाना है? सॉलिड की तरफ, लेफ्ट साइड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। देखो मैं टेम्परेचर को घटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हूँ, तो मुझे टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये घटा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो यहाँ पर आकर मेरा टेम्परेचर वापस, मेरा प्रेशर वापस कितना होगा? 180। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया इसको मैं क्या बोलता हूँ? डेल्टा। समझ में आ रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर लिक्विड सॉलिड का बराबर होता है। तो इस पॉइंट पे बराबर था, मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो प्रेशर घट गया। तो मुझे प्रेशर को वापस 1 atm करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। है ना? क्लियर है? ओके, तो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, मैंने इसमें के बी के वो रिलेशन पढ़ा दिए थे ना सारे के सारे। मोर देन वन सोल्यूट वाला केस वो भी हो चुका है, बस बढ़िया है फिर तो। अब क्वेश्चंस करेंगे, है ना? अब देखो, बहुत बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, कह रहा है 36 ग्राम का एक सोल्यूट है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दिस है, और उसको इतने किलो पानी में डाला और सॉल्यूशन इतने टेम्परेचर फ्रीज हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। देखो, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना? अभी एन क्या होता है भाई? व्हाट इज दिस एन? नंबर ऑफ मोल नहीं बोल देना इसको। एन होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इनटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? CH2 इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। अब आपको मॉलिक्यूलर मास तो नहीं पता, इसको मैं लिख देता हूँ x, मॉलिक्यूलर मास को। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पता है ना? कैसे? कार्बन का 12, CH2 है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसी का मास निकालना। 12 और 16 28 तो 30
इनटू में CH2। अब मैं x कैसे निकालूंगा? x मैं निकालूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। ये हम निकाल देंगे किससे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कौन सा डाटा दे रखा है? डेल्टा TF वाला। निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी। डेल्टा TF इज 0.93, KF 1.86, मोलैलिटी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 36, मोलर मास x मान रखा है हमने, मोलिकुलर मास से मोलर मास मैग्नीट्यूड सेम होता है, 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 1.2 kg मतलब 1200 ग्राम। ठीक है, तो इससे कट गया ये, इससे कट गया ये, 12 3 36, तो 3 3 3 कम 3। ठीक है, तो 0.31 है, तो ये किस पे जा रहा है? ये जा रहा है इसके 6 पे, तो x की वैल्यू मेरे को लगा कितनी आ रही है, 60 आ रही है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? 60/30 इंटू, चेक कर लेना पे कैलकुलेशन, मेरे हिसाब से भी यही आ रहा है। तो 2 पे गया तो फॉर्मूला आ जाएगा C2H4O2, है ना ऑप्शन में? ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, तरीका आपको आएगा समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ x मोल ऑफ सुक्रोज। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सबके सब। x मोल सुक्रोज के हैं, इतने ग्राम पानी है और इतने टेम्परेचर फ्रीज हो गया। ठीक है, आइस सेपरेट आउट, द फ्रीजिंग पॉइंट गोज डाउन टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है 0.25 डिग्री सेल्सियस जब तुम फ्रीज कर रहे हो चीज को, तो आइस बनती जा रही है ना? तुम जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे तो आइस बनेगी ना, तो पूछ रहे कितने ग्राम आइस सेपरेट होगी। ले, ये क्वेश्चन पूछ दिया इसने। देखो, अब मैं कहूँ कि वाटर जो है अपने पास इनिशियली कितना प्रेजेंट है? 100 ग्राम। ये कब है? टेम्परेचर जब कितना है, -0.2 डिग्री सेल्सियस। तो मैं लिख दूं, अब टेम्प जो फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा TF तो 0.2 ही होगा, क्योंकि T0F तो 0 होता है ना? तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैरिटी। डेल्टा TF दे रखा है आपको कितना, 0.2, KF गिवन ही नहीं है। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, 100 2000, कितना आया? तो x इंटू KF की वैल्यू आ गई अपने पास 0.02। ठीक है, ध्यान रखना। अब अब डेल्टा टी, अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे पहुंच गया, अब डेल्टा टी 0.25 है, तो नाउ डेल्टा टी एफ फिर लगाओ फॉर्मूला। अब सेकंड केस में कह रहे फ्रीजिंग पॉइंट 0.25 चला गया, है ना? केएफ इंटू मोलैरिटी वही है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट एक्स। सॉल्यूट को हमने छेड़ा ही नहीं, हमने बस टेम्परेचर घटाया ना, तो एक्स थोड़ा चेंज होगा, सॉल्यूट के मोल सेम रहेंगे। अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे पता नहीं, मैं भाई मान लेता हूँ, इनटू में 100 1000। अब मैं निकालूं कि 0.25 डिग्री सेल्सियस तक जब मेरा सॉल्यूशन फ्रीज हो गया, तो मेरे पास y कितना है? कैसे निकालोगे? के एफ इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, 0.25 बराबर 0.02 इंटू 1000 अपॉन y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2/100, मैं थोड़ा डेसिमल हटा रहा हूँ, इंटू में 25/100, इससे कट गया ये 25, y आ गया 80। तो मतलब फाइनली वाटर, फाइनली बाद में कितना प्रेजेंट है? 80 ग्राम। 100 ग्राम पहले था पानी, 80 ग्राम अब पानी है, तो आइस कितना बन गया होगा? 20 ग्राम। आ रही बात समझ में, है ना? तो 20 ग्राम आइस सेपरेट हो गई है, बन चुकी है सेपरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन है, एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो इतने टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, तो यहाँ से डेल्टा टी भी आ जाएगा ना, सीधा सीधा। डेल्टा टी भी क्या होता है?
टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है, डेल्टा टीबी माइनस टी नॉट बी। तो डेल्टा टीबी निकालना है, तो टीबी कितना है 100.78, टी नॉट बी 100, डेल्टा टीबी आ गया 0.78 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है इट शुड फ्रीज, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, इतने समझदार लोग हैं। देखो डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, के बी इंटू मोलैलिटी के, और डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी के, ठीक है। अब इसने कुछ बोला ही नहीं, सेम सॉल्यूशन ही है ना, सेम सॉल्यूशन है तो मोलैलिटी सेम रहेगी। अब मैंने दोनों इक्वेशंस कर दिया डिवाइड, मोलैलिटी मोलैलिटी कट गई, डेल्टा टीबी कितना है 0.78, डेल्टा टीबी तो पता ही नहीं अपने को, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है ना, के एफ कितना है 1.86, 0.52, तो डेल्टा टी एफ अपने पास आ गया 0.78 इंटू इंटू में 0.52 अपॉन 1.86। कर लें एक बार कैलकुलेट, कुछ कट तो नहीं रहा ना, लग तो नहीं रहा, वही कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। यह 0.78 इंटू 0.52 डिवाइडेड बाय 1.86, यह आ गया 0.21, ठीक है। जीरो पॉइंट टू वन डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे 273 में से माइनस करना है, कुछ आंसर में गड़बड़ आ रही है ऐसा लग रहा है, 0.78 डेल्टा, कुछ आई तो है ही नहीं ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो कुछ इसका काम है ही नहीं, तो 78 इज इक्वल्स टू 0.52। हाँ समझ गया ना, क्या गलती करी हमने, के भी नीचे पुट कर दिया भाई, ये देखो गलती सही है, टाइम से पकड़ में आ गई, नहीं तो लेके ही बैठे रहते हम इसे। तो के बी है अपने पास 0.52 है, जो लिख देते हो यार तुम लोग, ले, फिर मानूंगा ही नहीं मैं, तो बेशरम तो हुई। 0.52 1.86, ठीक है। अब कैसे नहीं होगा, अब हो जाएगा, देखो अब आएगा 0.78 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाई 0.52, ये अब आ गया 2.79 डिग्री सेल्सियस। तो टी नोट एफ तो जीरो होता है, डेल्टा टी एफ कितने बराबर आ गया -2.79 डिग्री, सॉरी डेल्टा टी एफ नहीं, हाँ डेल्टा टी एफ, तो ये डेल टी नोट एफ 0 डिग्री सेल्सियस है, डेल्टा टी एफ 2.79 डिग्री सेल्सियस है। तो सोल्व जब आप करोगे तो आपके पास बहुत ही शानदार तरीके से टी एफ की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी -2.79 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दो हो रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कितने ग्राम ऑफ सुक्रोस, कितने ग्राम ऑफ सुक्रोस शुड बी डिजोल्व इन 100 ग्राम पानी में डिजोल्व करेंगे, और इस तरीके से कि एक सोल्यूशन मिले जिसमें 104.7 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग एंड द पोर्टेबल। ओह तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस दे रखा है, मतलब टी बी माइनस टी एफ वो दे दिया 104.76 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अपने को दे रखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ दे दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता ही है 342
कैसे करेंगे इसे, देखो जैसे टी बी किसके बराबर होता है, टी नॉट बी प्लस डेल्टा टी बी, पुट कर दो ना, टी नॉट बी प्लस डेल्टा टी बी माइनस टी एफ किसके बराबर होता है, टी एफ, ये बराबर होगा टी नॉट, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 104.76। अब टी नॉट भी तो पता होता है अपने को कितना है, टी नॉट भी इज 100, पानी है ना बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी भी अपने को पता ही नहीं, टी नॉट एफ कितना होता है 0 माइनस डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू 104.76। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 100 प्लस डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ माइनस वन प्लस हो गया ना, इज इक्वल्स टू 104.76, तो डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ आ गया अपना कितना 4.76। अब डेल्टा टी बी क्या होता है, के बी इंटू में गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 upon weight of solvent. What is the weight of solvent? 100 ग्राम। मोलर मास कितना होगा सुक्रोज का 342 माइनस डेल्टा टी को लिख दो ना के बी, के बी, हाँ यहाँ पे काम करता हूँ मैं, इसको के बी लिख रहा हूँ, तो के बी आपको दे रखा है ना 0.52, यहाँ पे राइट साइड अब लिखेंगे। अब डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा, प्लस के एफ कितना है 1.86, वेट ऑफ सेम ही है, वेट तो पूछा है, into 1000 बाय 100 इज इक्वल्स टू, ठीक है अब इसे सॉल्व करें, क्या कॉमन आ रहा है, ये वैल्यू 4.76 के बराबर है ना, चलो एक काम करना है यार, पूरा सोल्व नहीं कर रहा मैं, ये 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, तो वेट बाई 342 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, ला 10 भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1.86 प्लस 0.52, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा ना वेट बराबर 4.76 इंटू 342 अपॉन 10 टू 2.38, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दें कैलकुलेटर से, 4.76 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 2.38 डिवाइडेड बाय 10, 68.4 आ रहा है, ठीक है, वेट आ गया 68.4 ग्राम, ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर कल हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। कह रहा है अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, दो एलिमेंट है ए और बी, अब कंपाउंड्स बना रहे हैं AB2 एंड AB4, जब हम इनको डिसॉल्व कर रहे हैं 20 ग्राम बेंजीन में, तो 1 ग्राम ऑफ AB2 लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.55 केल्विन, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, द एटॉमिक masses of A and B, ओके तो इसको कैसे करें, सिंपल हम लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला, डेल्टा टी दे रखा है AB2 के रिस्पेक्ट में, B2 के रिस्पेक्ट में क्या होता हूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है, अरे यार इसमें तो वो लग रहा है ना, वन टॉप फैक्टर लग रहा है यार इसमें तो, आई वाला वो तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को जो है ना, जब हम वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा दूंगा ना मैं, तब अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। एक तो इसमें ना मेंशन नहीं कर रखा कि ये सोल्यूट कैसे हैं। ठीक है, कि ये टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। तो आप एक काम करना, मैं अभी आपको जो तरीका बता रहा हूँ, तो अगर उससे ट्राई करना, अगर उससे आ जाए तो बेट्स बेटर, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, डेल्टा टी बराबर के इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टी पुट कर दो। ऐसे कुछ दे नहीं रखा ये कि AB2 AB4 इलेक्ट्रोलाइट ना, कुछ दे नहीं रखा है ऐसा। तो नॉर्मली पुट करता हूँ जितना पड़ा है। के एफ कितना है? 5.1 इंटू मोलैलिटी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन सोल्यूट कितना है? 1 ग्राम। मोलर मास इसका कितना? A+2 भी मान लो, इंटू 1000, बेटा सोलह 20 ग्राम। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी A+B की, 150। ठीक है, 5 ही जाएगा 10 पे। तो देखो, 5 5 25, 5 एकम 5, तो 0.51। तो 0.51 ये जाएगा 10 पे। तो A+2B बराबर आ गया शो। ऐसे इसमें दूसरी इक्वेशन, द मोलर, मतलब वही है कि जब AB4 है तो डेल्टा TF 1.74 है। ठीक है, KF तो वही रहेगा 5.1। मोलैलिटी निकालो फिर से, मास कितना है? 1 ग्राम ही दे रखा है ना दोबारा से AB4 का। तो A+4B इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना वेट ऑफ सॉल्वेंट, वही 20 ग्राम ही है। ये फिर पूरे 5 पे 0, तो 5 3 15। ठीक है, जो भी आ रहा है यहाँ से A+4B के टर्म्स में दूसरी इक्वेशन आ गई। तो देन आपको A और B की वैल्यूज बतानी है, और कमेंट्स में प्लीज आंसर आप लोग जरूर बताना। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं ऑस्मोटिक प्रेशर, थोड़ा सा हो सकता है लंबा लेक्चर जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वांट ऑफ फैक्टर को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में।